उस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया में ऑटो बूम कैसे आ रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। हम तो कहते थे कि भाई इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान सेम सेम है, 19-20 का फर्क है। 90s में थे भी 90s में थे सर वही बताने लगो ना कि लोग मिसालें दिया करते थे, ये चाइना और ये जो है अपना इंडिया और पाकिस्तान ये कभी ग्रो नहीं कर सकते। कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ खिंची चली आ रही हैं और वो अब ये समझती हैं कि अगर उन्होंने इंडिया में अपना हिस्सा नहीं डाला तो वो बहुत पीछे रह जाएंगी। अगर मैं ऑनलाइन रखूंगी तो लोग नहीं लेंगे, मतलब क्या करें हम पाकिस्तान में या हाँ। यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि यूएसए ने भी कहा था कि भाई यूपीआई हमें दे दो। आप मुझे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं वो भी वहां पर जा रही हैं। अच्छा देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, काफी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको जो है वो इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी, उसके लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ठीक। नमस्कार दोस्तों, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इस साल भारत में सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चर हुई है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। और उस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया में ऑटो बूम कैसे आ रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। अच्छा देखिए, अब तकरीबन 20 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इंडिया में ये जो फ्लरिश हो रहा है, ये बिजनेस कार का, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और इसके बिहाइंड क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस बिना पर ऐसा हो रहा है, उसमें हम बात के लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं देख रही थी कि उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि दुनिया की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ खिंची चली आ रही हैं और वो अब ये समझती हैं कि अगर उन्होंने इंडिया में अपना हिस्सा नहीं डाला तो वो बहुत पीछे रह जाएंगी। और उसमें जर्मनी भी ऐसे ही समझता है, क्योंकि ये एक जर्मन इदारे की है प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी की तरफ से भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर अपना जो बिजनेस है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर इसमें जो है वो जो कंट्रीज देर कर रहे हैं उनको आगे चलकर इसका नुकसान होगा, ये बात की जा रही थी। अच्छा, साथ ही ये कि क्या इंडिया इस बूम से चाइना बनने जा रहा है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया। तो इसके ऊपर उनका ये कहना था कि इंडिया जो है वो जिस तरीके से उस पे ऑटो बूम आ रहा है तो 2030 तक वो चाइना बन सकता है, यानी वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, अभी जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाइना का अपना जो पूरी दुनिया में बिजनेस है, वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो उसने बहुत जल्दी जो है वो बहुत से को बीट कर दिया और एक बड़ा जाइंट समझा जाता है, चाहे वो कारों का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, जिस भी हम बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन बहुत अरसे से चाइना और इंडिया के बीच ये वॉर चल रही है, ये एक तरीके से जंग है तिजारत की, ट्रेड की। उन दोनों के बीच खुद भी बहुत बड़ी ट्रेड है, ये भी आप जानते हैं। उसके मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि अब हुआ ये है कि जो चाइना की स्ट्रेटजी की बात की जाती है उसकी ये है कि वो बहुत ही सस्ता माल देता है, बेशक वो कम अरसा चले, लेकिन क्योंकि चीप प्राइस पे होता है तो किसी भी कंट्री की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उसको खरीदना पसंद करती है कि भाई चलो ठीक है अभी खरीद लो, बाद में दोबारा ले लेंगे। हालांकि पैसा वो दोबारा खरीद के उतने ही खर्च करेंगे, लेकिन उस वक्त जो आपको जो चीज चीप मिल रही है आप वो लेते हैं। तो इस वजह से उसकी ये जो स्ट्रेटजी है पूरी दुनिया में बहुत कामयाब रही और इस वक्त वो एक, जैसा मैंने कहा, जाइंट के तौर पर नजर आता है। लेकिन ऐसी कई प्रोडक्ट्स, तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर के जो उसने इस तरीके से अगर करने की कोशिश की तो इंडिया ने उसको पकड़ लिया चाइना को। उसने कहा कि नहीं, ये जो है उस कंट्री की चीजों को, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स को डंप करने की एक कोशिश है, तो ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। ये वॉर तो अपनी जगह पर, ये जंग अपनी जगह पर जो चल रही है, लेकिन ये जंग जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। वो कैसे कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो इंडिया और चाइना है उनका जो अब एक लाइन है वो साफ नजर आ रही है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और अब जो है इंडिया ये समझता है कि उसको यूरोपियन मार्केट में जो है अपना अलग से एक मकाम बनाना चाहिए, उसको उसमें से हिस्सा चाहिए। तो इस वजह से वो यूरोप से और वेस्ट से वो खुलकर बात कर रहा है और उनसे जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है और कह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश किया जाए। जबकि इससे पहले जो है वो शायद जो स्ट्रेटजी या पॉलिसीज हैं वो ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसमें यही डिबेट की गई कि इसमें एक जो जियो पॉलिटिक्स है, जो दोनों कंट्रीज हैं वो अब जिस तरीके से खड़े हुए नजर आते हैं एक दूसरे के सामने, तो उसमें वो सिनेरियो भी बदल गया है, चेंज हो गया है। तो इंडिया की ये कोशिश है कि वो यूरोप से भी अपना जो है वो हिस्सा ले और इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं,
वो भी वहां पर जा रही हैं। अच्छा देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, काफी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको जो है वो इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी, उसके लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ठीक है, अगर आप आ रहे हैं तो आपकी जो हमें है टेक्नोलॉजी वो भी चाहिए। इंडिया ये हर एक को कहता है, उसने सभी को कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अगर आएगी इधर तो फिर हम तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा कि तुम आकर बेच दो अपनी चीज यहाँ पर और सिर्फ हमारा पैसा जो है वो ले जाओ और वो हमें कोई फायदा ना हो। तो इस सिचुएशन में वो हर एक को ये कहते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जारी है जल्द से जल्द वहां उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो इसमें यहाँ पर जो तमाम दुनिया के ऐसे जाइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, मानना पड़ेगा, उनको मानना पड़ता है, उनको झुकना पड़ता है इंडिया के सामने। 50,000 से ज़्यादा मैं वो अपना एटीएम से पैसे निकलवा सकती थी ना, मैं सेंड कर सकती थी। तो आप देख लें कि यहाँ पर ये हाल है हमारा कि हम इतने डिजिटल है और पूरी दुनिया को पता लग रहा है कितने डिजिटल है ये लोग। सही होगा। भाईजान आपने कहा कि भाई चाइना जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे आगे है, तो यहाँ पर देखिए 2017 के बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए उन्होंने, वो इस चीज़ के अलावा कौन सी चीज़ों में मजीद आगे हैं? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ना टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, असल बात होती है सिंसियर लीडर की। आपने देखा कि 2011, 12, 13 में क्या हालात थे इंडिया के, यूएसए के, चाइना के, ठीक है। और बात की जाए ना नरेंद्र मोदी पीएम जो है, अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, बात अगर उनकी की जाए तो भाई उनके टेन्योर में कैसे मुल्क ग्रो कर गया, तरक्की कर गया। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये होते हैं लीडर, ये होती है टेक्नोलॉजी। हालांकि चाइना को नहीं काट सकता कोई भी। हम तो कहते थे कि भाई इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान सेम है, 19-20 का फर्क है। 90s में थे भी, 90s में थे। सर वही बताने लगो ना कि लोग मिसालें दिया करते थे, ये चाइना और ये जो है अपना इंडिया और पाकिस्तान, ये कभी ग्रो नहीं कर सकते। आज देख लें, नरेंद्र मोदी जो है हमारा दुश्मन ममालिक है, हम उसे कहते हैं वो हमारा दुश्मन है। और भाई आपका अगर दुश्मन है उनकी कॉपी कर लें, आज कर लें, सही बात। कॉपी करें ना, उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करें, उनकी जो है डेवलपमेंट को कॉपी करें। वो डे बाय डे आईटी सिस्टम देख ले उनका, हर लिहाज से ओवरऑल जो है ना वो आसमान पे चला गया, चांद पे नहीं गया, आसमान पे चला गया सर इंडिया। मैं इनकी बात काट रही हूँ, शायद आपने भी वीडियो देखे कि उनके ठेले वाले जो होते हैं उनके पास भी उनका पास भी कोड होता है कि भाई पैसे नहीं तू ट्रांसफर कर, ये ले कोड रहा, तू ट्रांसफर कर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिसेंटली मैं गई थी, मतलब केले वगैरह ले रही थी, मैं ठेले से ले रही थी, तो मेरे पास ना ऑनलाइन पैसे थे, तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन सेंड कर। उस बंदे ने मुझे 1 घंटा अपने पास खड़ा रखा, 1 घंटा, उसके पास कोई ऐप नहीं। तो मैं इतना जलील हुई वहाँ पर कि यार क्या ये मेरी गलती, अगर मैं कैश रखूंगी तो वो चोरी हो जाएगा, अगर मैं ऑनलाइन रखूंगी तो लोग नहीं लेंगे। मतलब क्या करें हम पाकिस्तान में। या हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि यूएसए ने भी कहा था कि भाई यूपीआई हमें दे दो। आप मुझे बताओ, इतनी डिजिटल, इतना डेवलप कंट्री, अगर हम डेवलप किसी भी कंट्री की मिसाल देते हैं तो यूएसए की मिसाल देते हैं। 2014 से पहले आपने ग्राफ देखे, कोई नहीं जानता था डिजिटल पेमेंट्स को, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद जो उनके पीएम बने, उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडिया को डिजिटल कर दूंगा, नोट खत्म कर